तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। थोड़े दिन पहले हमारे एक एपिसोड में छोटा राजन के खास शार्प शूटर का जिक्र निकला था, जिसका नाम था राजा गोरे या राजू गोरे भी कह देते थे। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर था। मुझे तभी याद नहीं आ रहा था कि उसका ज़्यादा जिक्र किस केस में हुआ था। तो बहुत मेहनत के बाद ये बात सामने आई कि राजू गोरे एक ऐसा क्रिमिनल था जिसका एक बड़े एनकाउंटर में उसका एनकाउंटर हुआ था, बड़े केस में, और वो एनकाउंटर किया गया था उस समय के बहुत उम्दा ऑफिसर अंबादास पोटे और उनकी टीम से जो क्राइम ब्रांच में थे। मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की क्योंकि ये केस काफ़ी पुराना है, पिछली सदी का है। काफ़ी डिटेल मिल नहीं रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों से नंबर लिया। अंबादास पोटे जी से बहुत सालों से बात नहीं हुई थी, उनका नंबर निकाला गया। तो आज दोपहर को मैंने उनको फ़ोन किया। संजय पराडे जो क्राइम ब्रांच से एसीपी रिटायर हुए, उनसे नंबर लिया। लेकिन इतने सालों के बाद भी पोटे साहब ने पहचाना, बड़े प्यार से मोहब्बत से बात की, लेकिन उनको भी वो एनकाउंटर की पूरी डिटेल तो याद है, लेकिन कौन से सन में हुआ शायद उनको याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि वो 3-4 दिन के लिए मुंबई से बाहर हैं, जब वापस मुंबई आएंगे तो अपनी पुरानी डायरी देख के उसमें से साल और तारीख देख के मुझे बता देंगे, लेकिन तब तक के लिए बहुत देर हो जाती। तो खैर, जो पूरी डिटेल एनकाउंटर की उन्होंने दी आज मुझे, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अंबादास पोटे जी का कहना है कि उनके पास एक खबर आई 93 ब्लास्ट के बाद, जो जब 3-4 साल के अंदर छोटा राजन दाऊद को छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट गैंग बनाया। उसमें काफ़ी सारे लोग इसको छोड़ के दाऊद के साथ रह गए, कुछ नए लोग साथ में जुड़े, कुछ दाऊद के लोग भी छोड़ के इसके पास आ गए। तो काफ़ी उथल पुथल चल रही थी दोनों गैंग में, और अल्टीमेटली अपनी सर्वाइवल के लिए छोटा राजन ने एक नया पैंतरा अख्तियार किया, क्रिमिनल स्ट्रैटजी बनाई कि अपना शाख जो है इंडिपेंडेंट मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में कैसे बनाई जाए। एजेंसीज की शायद तो उसको थी थोड़ी बहुत, लेकिन आदमी ढूंढना और काम करवाना ये काम कुछ मुश्किल था, जो उसने बड़े तरीके से इसको अंजाम देना शुरू किया। उसमें उसने काफ़ी सारे लोग जो उसके पुराने लोग थे, और रोहित वर्मा, बच्ची पांडे, ये वो सब उनको साथ में लिया, और साथ बालू डोकरे, ये सब लोग पुराने उसके जो साथी थे, और साथ में उसने जोड़ा यूसुफ बचकाना को और DK राव, जो अभी फुल फ्लैज छोटा राजन के साथ जुड़ गया था। तो अंबादास पोटे की टीम के पास मैसेज पहुंचा कि छोटा राजन और उसके साथी कुछ ऐसे लोगों को मारने की फिराक में हैं जिनका हाथ 93 के मुंबई ब्लास्ट में था। किसी ने हथियारों की सप्लाई रिसीव करने में हिस्सा लिया था, किसी ने वह हथियारों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में हिस्सा लिया था, किसी ने हथियारों की ट्रेनिंग लेने देने में काम किया था, कुछ लोग पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेके आए थे, और इसी किस्म से डिफरेंट किस्म के लोगों का जो रोल था, उनको चुन चुन के एक एक को मारने का काम छोटा राजन ने शुरू किया, ताकि उसकी एक देश प्रेमी डॉन की जो एक छवि है वो नई क्रिएट की जा सके, बनाई जा सके। उसी कड़ी में काफ़ी सारे 17-18 लोगों को मारा गया। बहुत से लोगों की डिटेल हम आपको, जो यूसुफ बचकाना की सीरीज चलाई थी 8 पार्ट की, उसमें आपको सुना चुके हैं। आप एक बार फिर वो सुन सकते हो, यूसुफ बचकाना ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, और उसके साथ कौन कौन लोग थे। लेकिन एक वो वारदात जो होने के पहले, अंजाम तक पहुंचाने के पहले बचा ली गई, वो वारदात थी जब DK राव और इसके साथी, हम आपको नाम बता देते हैं कि उस दिन एनकाउंटर वाले दिन ये लोग कौन कौन थे। लीडर तो ऑफ कोर्स इनका DK राव था, साथ में राजू गोरे, उसके साथ में विपिन खांडे राव, उसके साथ रमेश पुजारी और जयराम शेट्टी।
इन लोगों की गतिविधियों पे निगाह रखी हुई थी अंबादास पोटे और उनकी टीम ने, जो क्राइम ब्रांच में थे, बाद में डीसीपी बन के रिटायर हुए। उनको खबर मिलती है कि 4-5 लोग, एक उन्होंने मारुति एस्टीम गाड़ी का बंदोबस्त किया है, हथियार उनके पास पहुंच गए हैं, कभी भी वो अपने अड्डे से निकल सकते हैं किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो 24 आवर विजिल लगाई गई, खबरियों को तैनात किया गया, और जो उस समय के जो तरीके थे, तभी मोबाइल फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो जो भी तरीका पुलिस अपनाती है उससे निगाह रखी गई। आखिर 2-3 दिन के बाद इनको, इन 5 लोगों की एक्टिविटी मिली। जैसे ही ये लोग साइन की तरफ से निकल के, कहाँ से घाट को ऊपर से आए, कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन साइन से इनका इसके मूवमेंट पे निगाह रखने लगी। पता लगा कि ये लोग जा रहे थे 2 आदमियों की तलाश में, जिनके एक था शेख मोहम्मद एहतशाम। ये वो शख्स है जिसने रायगढ़ में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन आया था ब्लास्ट में इस्तेमाल के लिए, उसकी डिलीवरी ली थी, लैंडिंग करवाई थी उसकी, और उनको छुपा के रखा था ताकि बाद में उसको जहाँ जहाँ भेजना है वो भेजा जाए। और दूसरा था बाबा मूसा चौहान। ये वो शख्स है, आपको याद होगा, जिसने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के कहने पे कुछ AK-57, AK-56 राइफल्स और कुछ हैंड ग्रेनेड और स्मॉल वेपन, पिस्टल वगैरह और गोलियां, ये संजय दत्त को मुहैया करवाई थी। ये बहुत अहम रोल इसने निभाया था। उसके बाद में कुछ हथियार वापस ले लिए गए, लेकिन AK-56 और एक पिस्टल संजय दत्त के पास रह गया था। वो किस्सा भी हम आपको काफ़ी बार सुना चुके हैं। तो इन दोनों के निशाने पे, 5 के निशाने पे ये दोनों लोग थे जो उन दिनों में अदालतों के चक्कर लगाते थे, उनको लेके जाया जाता था। और भी कुछ केस थे जो चलते थे उनके ऊपर पुराने, तो उनकी मूवमेंट के ऊपर इन्होंने निगाह रखी हुई थी और कोर्ट परिसर में जाने की तैयारी कर रहे थे जब इनका मुकाबला हो जाता है अंबादास पोटे की टीम से। मुंबई के दादर और प्रभा देवी इलाके की जो बाउंड्री लाइन है, जिसके नज़दीक एक परेल, जिसको बस डिपो भी कह देते हैं, ST स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस वहाँ से चलती हैं दादर वेस्ट में, और वहीं से पास में एक खेड़ गली कहते हैं उसको, काफ़ी सारे लोग खेड़ इलाके के वहाँ रहते हैं, इसलिए उस गली का नाम खेड़ गली पड़ गया। और जैसे ही ये 5 की गाड़ी उस खेड़ गली से निकल के सयानी रोड पे आती है, तो सामने से एक मारुति जिप्सी उसका रास्ता रोक लेती है। अब DK राव और इसके 4 साथियों के पास उस गली से भागने का कोई रास्ता नहीं था, यू टर्न लेने की जगह नहीं थी, और पीछे और ट्रैफिक था, आगे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। और इसके पहले कि ये लोग कुछ भागने की या गाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करते, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर ये लोग गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाते और गोलियां चलाते तो क्रॉस फायरिंग में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता था। और ये पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इनको गाड़ी से निकल देना चाहिए। जैसे ही गाड़ी जिप्सी इनकी मारुति एस्टीम के सामने लगती है, एकदम सब ट्रेंड ऑफिसर से बाहर निकलते हैं और अपनी बंदूकें तान लेते हैं। इनको कहा जाता है कि अपने हथियार बाहर फेंक दो, खाली हाथ गाड़ी में बैठे रहो, हम तलाशी लेंगे। लेकिन इनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन थे और ये नहीं चाहते थे कि इन हथियारों के साथ पकड़ा जाए। पुलिस का कहना है कि लोगों ने गोलियां चलानी शुरू की, जो आगे लोग बैठे थे तो उसके साथ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। बहुत गोलियां चली, तकरीबन 100 के करीब गोलियां चली दोनों तरफ से। पूरी एस्टीम गाड़ी छलनी हो गई थी, कांच वाँच सब टूटे अंदर। 5 के 5 लोग चंद मिनटों में ही एक तरह से ये समझा गया कि सब के सब लोग मर गए।
उसके बाद मौका देख के कि अब कोई सामने से फायरिंग नहीं हो रही, कोई खतरा नहीं है, तो एक के करके पुलिस वाले इस मारुति एस्टीम के नज़दीक जाते हैं। दरवाजे खोल के एक एक आदमी को खींच के बाहर निकाला जाता है, बाहर रोड पे लटा दिया जाता है। पांचों के पांचों ऐसे लगता था जैसे मरे हुए, कुछ मर चुके थे, कुछ बेहोश थे। लेकिन पुलिस वालों ने इकट्ठा किया। इतनी देर में लोकल पुलिस स्टेशन की एक वैन, जिसको मोबाइल वैन कहते हैं, वो आती है और इन पांचों को उठा के इनकी बॉडीज को उस वैन में डाल दिया जाता है। अंबादास पोटे अपनी कुछ ऑफिसर के साथ जीप लेके पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं और कुछ ऑफिसर और सिपाही उस मोबाइल वैन में इन बॉडीज को लेके बैठ जाते हैं। अब उनको हॉस्पिटल में लेके जाना था, उनकी एंट्री करवानी थी और कुछ कार्रवाई फॉर्मेलिटीज होती हैं पुलिस की। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 5 बदमाशों को एक ही बार एनकाउंटर में घेरा गया। बहुत बड़ा एनकाउंटर था अपने ज़माने का। जैसे ये पांचों को लेके वैन निकलती है वहाँ से, KEM हॉस्पिटल है, सरकारी म्यूनसिपल हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, वो परेल में कहते थे उसको। ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाओ रेलवे का ओवर ब्रिज, तो KEM हॉस्पिटल आ जाता है, काफ़ी नज़दीक है वहाँ से। तो हॉस्पिटल जाते हैं जब, तो अचानक ये पांचों में से एक आदमी दर्द से कराहता है। ओ माँ कहता है, अम्मा अम्मा करके बोलता है। और उसके साथ ही पुलिस वाले जो बैठे थे एनकाउंटर टीम में, ये कहा जाता है, ये बात अंबादास पोटे जी ने नहीं बताई लेकिन मेरे सोर्सेस ने बताया, कि जैसे ही वो लोग कराह के आवाज़ आती है कि आदमी जिंदा है, तो अंदर बैठे ऑफिसर और गोलियां चलाते हैं और उसको मौके से मार देते हैं। उसके साथ एक दूसरे आदमी की हिलने की कोशिश हो रही थी, जो शेट्टी था, वो और पुजारी, दोनों को वैन के अंदर गोलियां मार दी जाती हैं। और पांचवा आदमी जो है, दो पहले मरे हुए थे, ये दो जिंदा थे। पांचवा आदमी DK राव जो इनके नीचे था, वो भी सब कॉन्शियस था, लेकिन सबको लगा कि वो मरा हुआ है। अब ये पांचों लाशें लेके पुलिस जब KEM हॉस्पिटल पहुंचती है, KEM हॉस्पिटल का स्टाफ स्ट्रेचर लेके आता है, एक एक करके बॉडी रखी जाती हैं। जब वो स्ट्रेचर अंदर रख के बॉडी वापस लाते हैं, तो अचानक DK राव खड़ा हो जाता है, हाथ खड़े करके, कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे गोली मत मारिए। सब के सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी गोलियां चलने के बाद भी ये आदमी खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। बात ऐसी हुई कि ये सबसे नीचे था। बिल्कुल इसी किस्म का हादसा 2008 में भी मुंबई में हुआ था, आपको याद होगा। सो दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह का किस्सा जो 2008 में मुंबई हम लोगों के बीच हुआ था, जब अजमल कसाब और उसका साथी एक पुलिस की जीप को घेरते हैं, जिसमें विजय सलास्कर, उसमें अहमद करकरे और इसको कांपटे बैठे होते हैं, और साथ में इनका स्टाफ जो पीछे बैठा होता है। और उस गोलियों में ये तीनों शहीद होते हैं, और साथ में पीछे कुछ और कांस्टेबल जो इनके साथी थे विजय सलास्कर के मारे जाते हैं। और एक इनका खास हवलदार विजय सलास्कर का, वो भी इसी तरह बॉडीज के नीचे था। और जब कसाब ने और उसके साथी ने गाड़ी चलानी शुरू की, उन साथियों में से एक आदमी आवाज़ देता है कराहने की, तो कसाब और उसका साथी उसको धार गोलियां मार देते हैं। लेकिन सबसे नीचे पड़ा था वो इनका एक हवलदार, जो बच गया था। और वही हवलदार था जिसने जब वो जीप को अबैंडन किया, तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस कंट्रोल को इतला की थी और पुलिस को मौके पर बुलाया था। बिल्कुल इसी किस्म का किस्सा ये इस एनकाउंटर में हुआ, जिसमें ये 4 लोग मारे गए और 5वां बच के निकल आया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2008 में पुलिस का वो हवलदार निकल के आ गया था बच के, इतनी गोलियां लगने के बाद भी ही सर्वाइव। और ये DK राव को पहली बार नहीं, ये 2 बार इसके पहले, एक बार पहले भी, एक बार बाद में भी एनकाउंटर में बचा है, एक बार खार में और एक बार सिवड़ी में। तो ये इसकी लोगों का होता है, जिसको जब मरना है तब मरना है।
जब नहीं मरना तो बच के साफ निकल आते हैं, इतनी गोलियां खाने के बाद भी। और बड़ी हैरानी होती है लोगों को जब देखा उन्होंने कि अचानक मुर्दों में से एक आदमी हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहा है, और पुलिस वाले एकदम हैरान हो गए और उसको वहाँ गोली भी नहीं मार सकते क्योंकि हॉस्पिटल परिसर था, बहुत से विटनेस थे, इसलिए DK राव बच गया। और आज तक वो छोटा राजन के गैंग को चला रहा है, लेकिन एक्टिविटीज बहुत कम है। लास्ट उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो 2017 में हुई थी, जब एंटोपिल के एक बिल्डर को फिरौती के लिए 50 लाख मांगने के लिए धमकी दी थी, उसमें भी जमानत होगी और आजकल पॉलिटिक्स में भी हाथ पैर मारने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।